कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं अभिषेक राय और ये आपका छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है क्लास 11th में करवाया जाने वाला सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने 11th क्लास के फिजिक्स की। तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर उठाना है, अपना पेन उठाना है और जैसे मैं करवाते चलूँगा बेटा आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। वैसे करते हुए चलो, यू विल गेट डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसमें जो हम जिस बारे में पढ़ेंगे वो है अपना फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है अपनी फिजिकल क्वांटिटीज? तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझते हैं। हम यहाँ पे जब फिजिक्स की बात करेंगे तो इसमें हम फोर्स पढ़ेंगे, अपना मास पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किन्हें कहते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो दोज क्वांटिटीज which can be measured and expressed in terms of some units are called फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको क्लियर हो गया क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। स्केल उठाओ, जैसे यहाँ पे बोला मैंने ये मार्कर है मेरे हाथ में, बेटा आप इस मार्कर की लेंथ को अगर मैं बोलूं तो आप मेजर कर सकते हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे रूलर उठाएंगे, रूलर रखा, मैंने इसकी लेंथ को मेजर कर लिया, इंची टेप लिया, इंची टेप से इसको मेजर कर दिया। तो इसकी लेंथ को मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली मेजर कर सकता हूँ और साथ ही साथ मेजर करने के साथ इसकी लेंथ को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसी न किसी यूनिट के टर्म्स में। से इसकी लेंथ निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर इज द यूनिट, तो मैं इसकी लेंथ को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स। तो ये क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी इनको कहते हैं। तो जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी एक टर्म इन यूनिट्स में, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे हम किसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे तो ये समझते हैं। से बेटा मैंने आप सभी से कहा कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, ठीक है ना, तो आप क्या मेरी खुशी को मेजर कर सकते हो? कोई क्या कहेगा, हाँ सर आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, कोई कहेगा आप बहुत मतलब नॉर्मल खुश लग रहे हो। बट आप मेरी खुशी, मैं कितना ज्यादा खुश हूं, ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे और ना ही उसको एक्सप्रेस कर पाओगे किसी भी यूनिट्स की टर्म्स में। तो जो ये हैप्पीनेस है या सोरोनेस है, यू कैन नॉट मेजर और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट, सो दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स होती है बेटा, उसको ना तो हम मेजर कर पाते हैं, ना ही उसको हम किसी यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहने वाले। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी बेटा दो तरीके की होती है बस, ठीक है। तो एक होती है आपकी फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हो आप, और एक होती है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको समझते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो दो टाइप की हम फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, इन सेकंड वन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल हम फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो देखो दोस क्वांटिटीज which are basic and not obtained from other physical quantities are called fundamental फिजिकल क्वांटिटीज। तो उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं।
तो बेटा फंडामेंटल का मतलब फंडामेंटल विच इज वेरी बेसिक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं बेटा वो क्वांटिटीज जो कि बहुत ही बेसिक होती हैं और ये ऑब्टेन्ड नहीं होती है, इसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते अदर फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं और डिराइव्ड। सो दीज फिजिकल quantities are obtained from other fundamental quantities। तो बेटा ये हमारी जो होती है डिराइव होती हैं या ऑब्टेन होती हैं फ्रॉम अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ऑब्टेन फ्रॉम अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आगे हम समझते हैं, हमारे पास टोटल बेटा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो देयर आर, नोट डाल के आपको ये याद रखना है, नोट देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास। तो वो कौन कौन सी है, तो पहला है बेटा लेंथ, ध्यान रखना है। दूसरा है आपका टाइम, तीसरा है आपका मास, चौथा है आपका टेम्परेचर, फिर पांचवा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां है आपका इलेक्ट्रिक करंट। 7th वन इज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये सारी की सारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, जो कि हम किसी और अदर क्वांटिटी से नहीं ऑब्टेन करते हैं। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही बेसिक है क्वांटिटीज, इसलिए इनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा है। अब जितनी भी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनको हम इन्हीं से ऑब्टेन करते हैं कहीं ना कहीं, सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं बात करूंगा बेटा, मैं एनर्जी की बात करूं, मैं फोर्स की बात करूं, मैं एरिया की बात करूंगा, मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, ये सारी की सारी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सब क्या आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इनको हम इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से हम पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने पास टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके अलावा नोट डाल के आप याद रखना है, हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, जो बाद में डिस्कवर हुई थी, तो वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी है, एक होता है अपने पास प्लेन एंगल, एक होता है अपने पास सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो इसकी यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की रेडियन, और सॉलिड एंगल की हम बोलते हैं स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन। तो देखो सबसे पहले प्लेन एंगल तो आपको पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड है बेटा, सो ये व्हाइट बोर्ड का ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे ये क्या आपका निकल के आता है, प्लेन एंगल निकल के आता है, क्योंकि ये इस प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 डायमेंशनल फिगर्स में हम जितने भी एंगल्स बनाते हैं उनको हम प्लेन एंगल कहते हैं। अब सॉलिड एंगल समझो जरा क्या है। तो मेरे ऊपर फैन चल रहा है सपोज, ठीक है, तो फैन की आपके पास, आप देखो अपने ऊपर फैन है, फैन की तीनों ब्लेड्स को आप देखो, तो आप नीचे से जो एंगल बना रहे हो बेटा, ठीक है, ये एंगल बन के आ रहा है आपकी ब्लेड्स के साथ सारा, तो ये जो एंगल बन के आ रहा है, ये एंगल क्या कहलाएगा अपना, ये एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल, जिसको हम मेजर करते हैं किसमें, स्टेरेडियन की टर्म्स में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो फटाफट रजिस्टर उठाओ, पेन उठाओ और फटाफट इसकी नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ जल्दी से, फिर आगे करते हैं इसको। देखते हैं हम उनके डायमेंशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे हम करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू। तो डायमेंशंस ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के हम यहाँ पे डायमेंशंस देखने वाले हैं।
तो देखो एक तरीका है कि आप डायमेंशंस को डायरेक्टली लर्न कर लो, ठीक है। एक तरीका है कि आप उनके फॉर्मूले लर्न कर लो ताकि आप डायमेंशंस कभी भूलो ना, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपको पहले फॉर्मूले भी समझाता हूं और उनके डायमेंशंस कैसे आप बना सकते हो उनको भी बताता हूं आपको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हम डायमेंशन देखने वाले हैं वो है आपका एरिया। एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। सो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, नोट डाल के कहीं पे लिख लेते हैं, इधर नोट डाल देते हैं छोटा सा, ठीक है। तो डायमेंशंस जो होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और यहाँ पे उनके डायमेंशंस। तो जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है अपने पास मास, तो उसका डायमेंशन आपको याद रखना है बेटा, m होता है, लेंथ टाइम, तो लेंथ का l, टाइम का अपना हो जाएगा t, टेम्परेचर का हम यूज करेंगे केल्विन के, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसका हम मोल यूज करेंगे, डायमेंशन MOL लिखेंगे, ई मत लगाना, MOL हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको ही देख लेते हैं। तो देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है बेटा, तो लेंथ जो है इसका, ये जो है आपका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डायमेंशन किसके हैं, लेंथ के हैं। तो यहाँ पे L इनटू L हो जाएगा, तो L स्क्वायर आ गया डायमेंशन इसका। वैसे ही तीसरा तीसरा लिख रहा हूं, दूसरा है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, ये होता है फॉर्मूला। तो एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, लेंथ का डायमेंशन L हो गया, तो ये बन गया आपका L क्यूब इसका डायमेंशन। तीसरा हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन यही होता है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस तो L हो जाएगा इसका डायमेंशन, तो डिस्टेंस को हम लेंथ के टर्म्स में मेजर करते हैं, टाइम तो t रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा Lt-1। फिर इसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन देख चुके हैं हम, Lt-1, और टाइम का डायमेंशन t, तो ये बन जाएगा Lt-2, ये बन गया जी। इसके बाद आते हैं पांचवें डायमेंशन पे अपने, वो है अपना फोर्स। फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का डायमेंशन m होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन Lt-2 होता है, ये हम देख चुके हैं। तो ये बन गया mL1T-2, so this is the dimension of force। सिक्स्थ पे आते हैं हम वर्क। वर्क का डायमेंशन अगर मैं बोलूं तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन हम देख चुके हैं, mL-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ के टर्म्स में मेजर करा जाएगा, तो इसका डायमेंशन निकल के आ जाएगा m1L2T-2, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं बेटा एनर्जी। एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी और वर्क आपका डायमेंशन सेम होता है, बिकॉज इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क ही होता है ये। तो इसका भी डायमेंशन ये सेम आने वाला है, m2L2 m1L2T-2, ठीक है। एक और आठवें को देख लेते हैं हम यहाँ पे, देख लेते हैं हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंटम लिख दो यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में देख लेते हैं। मोमेंटम को हम p से दिखा देते हैं, याद है, मास इनटू वेलोसिटी होता था, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन Lt-1, ये निकल के आ जाता है mL-1, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं नौवा हम देखते हैं बेटा टॉर्क। टॉर्क होता है अपना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो 11th क्लास में आप पढ़ोगे, आपने थोड़े से नहीं है अभी तक, तो ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े आपने 9 और 10 क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। 11th क्लास में जैसे ये टॉर्क है, आप कहोगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, पढ़ोगे कैसे, अभी आया है नया, 11th क्लास में आपके लिए नया आया है ये टॉर्क। तो ये बेटा अभी आपको क्या करना है बच्चों, इन सबको अभी आप बाय वर्ड करते हुए चलो, आपको उसको दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है, इसको लर्न करते हुए चलो। ये जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आप ये फॉर्मूले के बारे में डिटेल में आप पढ़ते जाएंगे कि ये फॉर्मूले आ कहाँ से रहे। तो अभी आपको केवल क्या करना है, अभी इनको फॉर्मूले को याद करना है, केवल आपको लर्न करना है। तो फोर्स का डायमेंशन अगर मैं बोलूं तो mL-2 होता है,
और डिस्टेंस हो गया l, तो ये बन जाता है ml2t-2। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट 10th पे आते हैं अपना, 10th अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट MOMENT मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है mr²। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, मास का तो m हो गया और r रेडियस है, लेंथ की टर्म्स में मेजर करेंगे तो l²। तो ये हो जाएगा ml², ये हो जाएगा, और t की पावर 0 यहाँ पे। इसी तरीके से 11वें पे आते हैं, हम देखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है lt-1 होता है, और लेंथ है l आ गया, तो l से l कट जाएगा t-1, ये आ गया बेटा। तो जहां पे भी ये ध्यान रखना है, वर्ड में जहां पे ग्रेडियंट वर्ड इस्तेमाल करने वाला हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में वर्ड रखना, ग्रेडियंट इस्तेमाल करूंगा। तो ग्रेडियंट वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, ग्रेडियंट वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। से मैं बोलता हूं फोर्स ग्रेडियंट, इट मींस फोर्स अपॉन लेंथ। मैं बोलता हूं वॉल्यूम ग्रेडियंट, वो वॉल्यूम अपॉन में लेंथ। मैं बोलता हूं डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी अपॉन में लेंथ। इसी के टर्म का मैं अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे मैं ग्रेडियंट वर्ड इस्तेमाल कर दूं, इट मींस उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको क्या करना है, लेंथ से डिवाइड कर देना है। तो वेलोसिटी अपॉन में लेंथ इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट मींस t-1। तो ये आ गए अपने। तो इसके आगे और करते हैं, और भी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फटाफट इसको पॉज करो, आगे करो, जल्दी से नोट करो, हम आगे करते हैं फिर। हो गया जी बेटा। तो बच्चों यहाँ पे हो गया अपना, तो इसके आगे हम करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं है अपने को। तो ये अभी हम 12-13 कर चुके थे, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कितने कर चुके थे मैं भूल गया, देखा कितना था। तो चलो कोई रेंडमली यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम 13 कर रहे हैं इसे। 13 है अपना, यहाँ पे पावर की बात कर लेते हैं। पावर आपको पता है वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का डायमेंशन हम देख चुके हैं, ml2t-2 अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम इज पावर, तो ये p से बन जाएगा ये ml2t-3 बन जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं अपना प्रेशर। प्रेशर क्या होता है समझो जरा, यहाँ पे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है ml-2 अपॉन में एरिया इज l²। तो यहाँ पे ml-1t-2 बन जाएगा। इसके बाद आते हैं 15th पे। 15th हम कर लेते हैं, अच्छा प्रेशर। प्रेशर से याद आया बेटा, एक और क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला भी सेम होता है, वो है आपका स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस भी बेटा प्रेशर के ही डायमेंशन के बराबर होता है। स्ट्रेस इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका हमने अलग से नहीं लिखा, इसी के साथ हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन सेम है, ml-1t-2। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे किसकी बात करें, स्ट्रेन की। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा है, चेंज इन लेंथ हो गया अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों लेंथ का डायमेंशन बेटा कट जाएगा, इसका ये डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0, तो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन अभी हम देख चुके, विच इज इक्वल टू प्रेशर ml-1t-2 अपॉन में स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस है m0 l0 t0। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा प्रेशर के बराबर ही या स्ट्रेस के बराबर ही, ml-1t-2। ये आ गया इसका डायमेंशन। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम करते हैं बेटा किसका, हम रिलेटिव डेंसिटी कर लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी और डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी दोनों का डायमेंशन 0 हो जाएगा, तो ये m0 l0 t0 बन जाएगा डायमेंशन यहाँ पे।
अच्छा डेंसिटी मैंने यहाँ पे यूज करा, डेंसिटी तो बताया नहीं मैंने, तो डेंसिटी भी लिख लेते हैं। डेंसिटी इज व्हाट, क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी याद है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन हम देख चुके L3, तो m1 L3 T0 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी -3, ठीक है। तो ml -3 बन जाएगा यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन। इसके आगे आते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं कुछ कांस्टेंट्स भी कर लेते हैं हम यहाँ पे से एक और कर लेते हैं, एक और अच्छी सी है यूनिट, वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। समझना जरा क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा जी, फोर्स का तो आपको पता है mlt-2 और एरिया l², और वेलोसिटी ग्रेडियंट में करवा चुका था, t-1 आया था, देखा था आपने। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ml-1 t ऊपर जाएगा -1, तो ml-1 t-1, तो ये अपना बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है इतना? तो आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कांस्टेंट्स भी देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला कांस्टेंट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, काफी अच्छा कांस्टेंट है ये, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F = G m1m2 by r², जहां पे ये जो G है दिस इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G की वैल्यू अगर मैं बोलूं क्या आ जाएगी, F r² by m1m2, या जगह निकल के। अच्छा, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा? फोर्स का डायमेंशन आप सभी को पता है ml-t-2 होता है, रेडियस है, लेंथ की टर्म्स में मेजर करा जाता है, l² हो जाएगा, मास है m और ये भी m, तो यहाँ पे एक m से एक m कट जाएगा, m-1, ये बन जाएगा l3 और ये बन जाएगा t-2, तो ये बन गया अपना m-1 l3 t-2, ये हो गया अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर एक और कांस्टेंट कर लेते हैं हम, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू h इनटू म्यू होता है, जहां पे ये h है अपना, दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। E इज एनर्जी और म्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे h आ जाएगा E बाय म्यू। तो एनर्जी का डायमेंशन हम जानते हैं ml-t-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 होता है बेटा। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/t, तो t-1 बन जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आ गया, ml/t-1, ठीक है। तो ये आ गया अपना प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फटाफट पहले इनको नोट करो, पॉज करो वीडियो को, नोट करो, फिर आगे करते हैं हम इसको जल्दी से। तो हो गया जी नोट बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद आगे, और कुछ अपने कांस्टेंट्स हैं वो और कर लेते हैं। तो अभी तक हमने दो कांस्टेंट देखे, वो क्या क्या कांस्टेंट थे तो याद रखना है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो जी, इसी के आगे करवाता हूँ। 22 नंबर का जो है अपना कांस्टेंट, नाम ले लेते हैं, वो है कांस्टेंट अपना बोल्ट्जमैन, या पहले कर लेते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है Pv = nRT, केमिस्ट्री में पढ़ लोगे आप, ठीक है, फिजिक्स में भी हो सकता है, पढ़ लो। तो यहाँ पे R जो है अपने पास, ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो Pv/nt फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पे P जो होता है प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, T टेंपरेचर होता है। तो देखो जी यहाँ पे इसका हम डायमेंशन तैयार कर देते हैं। तो P प्रेशर है, ml-1, तो प्रेशर था फोर्स अपॉन में एरिया, ml-1 t-2 है ना, 4, ठीक है, और वॉल्यूम हो गया L3, नंबर ऑफ मोल्स तो mol आ जाएगा, बताया था मैंने आपको, और टेम्परेचर है, ये टाइम मत समझ लेना, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन के देंगे, तो ये बन जाएगा इसका डायमेंशन m L3 और ये l-1, तो l² t-2 मोल इनवर्स और k इनवर्स k-1, ठीक है, ये बन गया इसका डायमेंशन। आते हैं नेक्स्ट डायमेंशन पे, वो है अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर, तो एनर्जी का डायमेंशन तो पता है आपको, ml-2 और टेम्परेचर इज k, तो ml-2 k-1, ये बन गया इसका डायमेंशन। इसके बाद आते हैं अपना 24th कांस्टेंट पे, जो है अपना स्टीफन्स कांस्टेंट,
स्टीफन्स कांस्टेंट। तो स्टीफन्स कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा एनर्जी का तो अभी हमें पता ही है mL/T-2, एरिया अपने को पता है L2, टाइम पता है T, टेम्परेचर पता है K की पावर 4 है K4। तो ये बन जाएगा m आ गया, L2 कट जाएगा, T-3 हो जाएगा और K की पावर -4, T की पावर -3, ये बन गया। तो दिस इज स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये 6 कौन ये 1 2 3 4 5 ये 5 कांस्टेंट मैंने लिखवाए जो ये आपको बाय हार्ट कर लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। ठीक है, तो चाहे आपका नीट के एग्जाम्स में हो वहां पे आपका यूज हो जाता है और बाकी अपना सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपका, एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं आपके टीचर्स। तो अब इसके बाद हम कुछ और हम क्वांटिटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड, इसको भी रख कर देते हैं, टॉपिक ही नया है तो नया बना लेते हैं इसको, पुराना क्यों लिखे रहने दें, क्यों जी। तो नया टॉपिक है डिफरेंट, तो ये अपने वीडियो का आज आखिरी टॉपिक होगा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नाम ले लेते हैं यहाँ पे हम डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं दूसरा अपना डायमेंशन लेस वेरिएबल, बस यहाँ पे लेस लग गया, डायमेंशनल है ये, डायमेंशन लेस वेरिएबल है। तीसरा हम बात करेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, और चौथा हम बात करेंगे डायमेंशन लेस लगा दो कांस्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की बात करने वाले हैं, तो समझते हुए चलना काफी इंपॉर्टेंट है आपका। देखो यहाँ पे हम बात करें बेटा डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या हो, डायमेंशन हो और उसकी वैल्यू भी क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, वैल्यू भी फिक्स ना रहती हो। तो इसको हम लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, दोस फिजिकल क्वांटिटीज गंदी राइटिंग में लिखूंगा मैं, ठीक है, चलता है, लास्ट बना रहे हैं बस सेक्शन। ठीक है, तो फटाफट लिखते चलो, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which have dimension and has variable values। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोर्स हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, और इसका नाम ले लें एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया, तो बहुत सारी है डायमेंशनल वेरिएबल, तो बहुत सारी है। देखो फोर्स है, फोर्स का आपका डायमेंशन होता है mL/T-2 में डायमेंशन पढ़ लिया, इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स थोड़ी होती है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन कितना भी न्यूटन लगता चले, वैसी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो वैल्यू इसकी फिक्स नहीं है। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी कोई नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, इसकी वैल्यूज वेरिएबल होती है और इनके डायमेंशंस होते हैं, इसलिए इसका नाम तो दीजिए डायमेंशनल वेरिएबल। अब नेक्स्ट है अपना डायमेंशन लेस वेरिएबल, नाम से पता चल गया डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि डायमेंशन लेस है और वैल्यूज क्या होंगी, उनकी फिक्स नहीं होंगी, वो वेरिएबल होंगी। सो दोस फिजिकल क्वांटिटीज which have no dimension या which is dimensionless या which have no dimension but possesses variable values। ठीक है, एग्जांपल दे सकता है कोई, सोचो दिमाग पे जोर डालो, अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है, डायमेंशन अभी हमने करे,
तो उनमें पढ़ा है डायमेंशनलेस वेरिएबल। कौन सा था? जैसे डायमेंशन नहीं आ रहा था, m0 l0 t0 था, याद आया? स्ट्रेन था। तो स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है, बट वो डायमेंशनलेस होता है। एक और याद करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ये भी क्या है? डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बेटा डायमेंशनलेस होता है, याद रखना है। तो ये भी डायमेंशनलेस वेरिएबल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अपना, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका डायमेंशन नहीं होता है, बट वैल्यू जो होती है वेरिएबल्स होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन हो बट वैल्यू क्या हो उसकी? फिक्स हो, ठीक है, वैल्यू वेरिएबल ना हो। सो दोस फिजिकल क्वांटिटीज which have dimension and has constant values तो एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, कौन सा है? डायमेंशन हो बट कांस्टेंट वैल्यू, अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बेटा ये इसकी वैल्यू आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में देता हूं, ठीक है। वैसे ही आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, तो डायमेंशन भी है इसका और इनकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। वैसे ही आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है, तो ये सारे आपके बहुत सारे हैं, तो ये लिख सकते हो स्टीफन्स कांस्टेंट अपना, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपना, तो इन सब की वैल्यू फिक्स होती है बट और डायमेंशन होते हैं। अब आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो डायमेंशन नहीं होगा और वैल्यूज क्या होंगी? फिक्स होंगी। सो दोस फिजिकल क्वांटिटीज which have no dimension but has fixed values या constant values। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम बेटा यहाँ पे, तो बच्चों एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल हो गया पाई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए अपने, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है अपने? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो फटाफट नोट करो, जल्दी से पॉज करो वीडियो, नोट करो। तो हो गया जी बेटा, यहां तक हो गया अपना। तो बेटा अपना ये जो है लेक्चर नंबर 1 था, तो आज के लिए हम अपना लेक्चर नंबर 1 में इतना ही करेंगे। तो बेटा अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, बच्चों अगर अच्छी लग रही है वीडियो, तो आप जरूर मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। ओके।